नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं मनोज जैन, पृथ्वी फिनवार्ड के, अमित खरे हैं जीसीएल के, अतुल गनात्रा हैं प्रेसिडेंट हैं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, और बीएस राजपाल हैं चेयरमैन हैं मंजीत कॉटन के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं कॉटन के साथ ही। और आपको याद होगा कि कॉटन की कीमतों में किस तरह से तेज़ी आई थी। लगातार दाम बढ़ रहे थे, हमने बड़ी कवरेज की थी इसके ऊपर लगातार, और तमाम उपायों के बावजूद दाम कम नहीं हो रहे थे। एक के बाद एक नई ऊंचाई को छू रहा था भाव। और अब मार्केट में, लेकिन उसके बाद अब बहुत तेज़ गिरावट शुरू हो गई है। विदेशी बाजार में 2 महीने में दाम 25% तक गिर गए हैं और एमसीएक्स पर 12% तक की गिरावट रिकॉर्ड ऊंचाई से आई है। आज भी मार्केट में बहुत तेज़ गिरावट का माहौल बना है और कॉटन का भाव अभी करीब करीब 900 रुपये नीचे है, लेकिन इंट्राडे में ये 1500 रुपये से ज़्यादा लुढ़क गया था और 44,000 के नीचे आ गया था। तो अब गणात्रा जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही कि कॉटन में इतनी तेज़ गिरावट क्यों? जी नमस्ते मृत्युंजय जी। देखिए, ये कॉटन में जो गिरावट आई है इसकी 2-3-4 वजह है। मेन वजह है जो दिसंबर का आइस का फ्यूचर है जो 135 सेंट था, वो अभी 103 के कुछ ऊपर ट्रेड कर रहा है। मतलब उसमें लास्ट 4 दिन में ही 20 से 25 सेंट की गिरावट आई है। ये एक मेन वजह है दिसंबर का आइस का रुई। अभी दूसरी वजह ये है कि जो यान बनाने वाली मिल है वो यान तो बना रही है, मगर यान का कोई बायर नहीं है, क्योंकि हम जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें इस महीने सिर्फ लास्ट 2021 का कंपेयर करें जून महीना, तो अभी सिर्फ 25% यान एक्सपोर्ट हो रहा है। तो अगर हमारा यान एक्सपोर्ट नहीं होगा तो लोकल मार्केट पे प्रेशर आएगा और यहाँ दाम घटेंगे। रोज घट रहे यान के भाव, यान का कोई बायर नहीं है। ये एक दूसरी वजह। तीसरी वजह है कि कुछ बड़ी मिलें हैं जिन्होंने रुई बहुत लेके रखा है, नवंबर तक कवरिंग था, अब वो बेचने में आ गए। वो सोचते हैं कि अभी 90-95,000 रुपीज में कॉटन सेल करो, प्रॉफिट बुक करो, और आगे का कॉटन मिल रहा है। फॉरवर्ड के ट्रांजेक्शन हुए आज महाराष्ट्र सुन रहे हैं, नवंबर डिलीवरी 73,000 से 75,000 में बिका है माल फॉरवर्ड में 29 mm का। तो कुछ मिले फॉरवर्ड लेती है और अभी जो माल उनके पास एक्सेस स्टॉक पड़ा है वो बेच रहे हैं, तो वो भी एक कारण है। और सबसे बड़ा कारण है कि कॉटन की सोइंग बहुत अच्छी हो रही है और उसमें कुछ 10 से 12% सोइंग बढ़ने का आइडिया आ रहा है सब जगह से। तो ये 3-4 अच्छा, ठीक है। तो ये रीजन आप बता रहे हैं कि क्यों दाम कम हुए हैं। आप जरा बताइए राजपाल साहब, आपसे भी बहुत बात हमने कॉटन पर की है जब दाम बढ़ रहे थे। क्या ये जो गिरावट अभी कॉटन की कीमतों में आई है, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी दाम घटे हैं और यहाँ भी घट रहे हैं, इसके पीछे एक वजह ये बताई जा रही है कि जो मंदी की बात हो रही है, इस डर से भी मार्केट में बाइंग कम हो गई है। आप एग्री करते हैं? नमस्कार सर। तो सॉरी, फिर से बताइए एक बार, फिर से क्या बोले? मैं कह रहा हूँ कि मंदी का कितना इम्पैक्ट है, मंदी की जो आशंका जताई जा रही है उसका कितना इम्पैक्ट है कॉटन प्राइस पर? नहीं, कॉटन प्राइस पे तो है, क्योंकि जिस हिसाब से अतुल भाई ने भी बताया कि यान में डिमांड कम है और मिलों ने भी अपना कंजम्पशन कम कर दिया है। मेरे हिसाब से भी इंडिया की मिलें 65 से 70% पे यूटिलाइजेशन हो रहा है, 30% प्रोडक्शन कम हो चुका है। उसका वही कारण है कि मिलों को केस लॉस हो रहा था। पहले 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए किलो तक हो रहा था। उन लोगों ने मिले या तो उन्होंने कुछ पॉलिस्टर पे उस पे चले गए, विस्कोस पे चले गए हैं, या तो कम कर दिया है। तो इसके वजह से अभी कॉटन में प्राइस वो नहीं होने की वजह से प्राइस नीचे आया है।
और यूँ दूसरी ओर देखा जाए तो कॉटन का कैरी और स्टॉक भी बहुत कम है। आज की तारीख में पूरे इंडिया में 15 लाख गाड़ी अनसोल्ड स्टॉक बचा हुआ है। अगर आप स्टॉक को देखते हैं तो काफी कम स्टॉक है, जो कि अभी नया सीजन को 4 महीने 3.5 महीना है। उसके हिसाब से जितना कंजम्पशन की जरूरत थी 100% उतना कॉटन का स्टॉक ही नहीं। बट यान में डिमांड नहीं होने की वजह से, फैब्रिक में डिमांड नहीं होने की वजह से मिलों ने अपना कंजम्पशन कम कर दिया। इसकी वजह से कॉटन की प्राइस भी डिमांड कम होने से उसकी प्राइस भी नीचे आई है। अभी यूँ देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट सभी दूर जो घटा है उसका कारण यही कि जो हाई प्राइस पे पहले जो फैब्रिक बिक रहा था और गारमेंट्स बिक रहा था, उसमें यूरोप में या जो अमेरिका वगैरह में वहाँ भी काफी डिमांड कम हुई है। इससे ऊपर रेट में डिमांड कम होने के वजह से पूरा सेंटीमेंट अभी चेंज हुआ है। तो ये ऐसे ही मुझे लगता है कि 2-3 महीने तक ऐसे ही देखने को मिलेगा। नए सीजन में ही कुछ डिफरेंस चेंज आएगा। अभी 2-3 महीने तक ऐसे ही नजर आएगा मार्केट। ऐसे नजर आएगा से आपका क्या मतलब है कि इसी भाव पर रहेगा? ऊपर नहीं, यहाँ से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा और नीचे जाने के भी चांसेस बहुत ज्यादा नीचे मेरे हिसाब से नहीं है। उसका एक कारण ये बनता है कि यहाँ पे स्टॉक बहुत कम है इंडिया में। आज भी मिलों को चलाना तो पड़ेगा, भले 60% 70% चलेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंजम्पशन यान का कम हो जाएगा, पर बहुत ज्यादा यहाँ से मार्केट नीचे जाता हुआ दिखता नहीं है। हाँ, अक्टूबर नवंबर का जरूर वाइजर नीचे है, मार्केट नीचे जा सकता है। बट नए सीजन आने को अभी 3.5 महीने से 4 महीने है, ये देखने वाली बात है। तो अभी फिलहाल बहुत ज्यादा नीचे मार्केट जाने की संभावना नहीं लगती मुझे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा दाम नीचे नहीं जाएंगे, लेकिन गनात्रा जी आप सहमत हैं क्या? क्योंकि आप देखिए कि आइस फ्यूचर पे भी दाम बहुत तेजी से घट रहे हैं, मंदी की आशंका से डिमांड घटने की बात हो रही है, और खबर ये आ रही है कि बहुत सारे जिनिंग मिलों में कामकाज बंद हो गया है। तो आपका आगे का आउटलुक क्या है गनात्रा जी? जी, मैं सुना नहीं क्वेश्चन, थोड़ा फिर से रिपीट करेंगे मृत्युंजय जी? क्वेश्चन सर मेरा आपसे ये है कि आपका आउटलुक क्या है आगे? क्या आगे और कॉटन के दाम कम होने वाले हैं? देखिए, अभी बहुत भाव कम हो गए। इतने भाव कम होना ऐसा दिखता नहीं था, मगर एक बार ये रेट में थोड़ा स्टडी होगा ऐसा लग रहा है। मगर हमारा क्या है, जो इंडियन मार्केट है वो आइस फ्यूचर से लिंक है। तो अगर आइस फ्यूचर कम होंगे तो हमारे भी भाव कम होंगे, क्योंकि हमारा रेट, हमारे यहाँ काफी सारे लोग जो है वो हेजिंग का बिजनेस करते हैं, वो आइस से एक साथ हेजिंग करते हैं। तो वो आइस देख के ही व्यापार होगा, और अगर आइस घटेगा तो हमारे भाव और घटेंगे। तो आइस घटने की संभावना आपको दिख रही है क्या? क्योंकि मंदी की बात हो रही है, डिमांड घटने की आशंका दिख रही है। देखिए, आज एक रिपोर्ट आया है कि चाइना में जो अभी का क्रॉप आया उसमें 60 लाख बेल्स अभी सेल ही होना बाकी है। जो वहाँ के जो जीनर्स वगैरह हैं उनके हाथ में कॉटन पड़ा हुआ है, क्योंकि चाइना में कोरोना के केसेस बढ़ने से स्पिनिंग मिल का प्रोडक्शन काफी कम हो गया है, तो लोगों के हाथ में कॉटन रह गया है। और जो हमारे यहाँ से जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं उन्होंने बॉन्डेड गोडाउन में जो माल रखा हुआ है 15-20 लाख गांठ, सब पूरे वर्ल्ड की कॉटन वहाँ पड़ी है, वो भी कोई बायर नहीं है। तो ये सब देखो तो डिमांड तो काफी कम हो गई है, और यान के भाव बहुत कम हो गए। जो यान के भाव बढ़ के 420 रुपया हो गए थे, आज वो 350-355 रुपया हो गए। मतलब 70 रुपीज केजी इन द यान, वो मतलब 20 से 25 हजार रुपया कैंडी होता है मृत्युंजय जी। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया अतुल जी आपका, और राजपाल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कॉटन पर अपना व्यू, अपनी राय देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अमित खरे जी आप जरा बताइए कि कॉटन, एमसीएक्स पर कॉटन में भी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? जी मृत्युंजय भाई, थैंक यू। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस जो है कॉटन के प्राइस में लगभग मेरे हिसाब से 32% के आसपास डाउन हो गए हैं पिछले 2 महीने में। और अभी एमसीएक्स कॉटन में उतनी गिरावट देखने को नहीं मिली है। एमसीएक्स कॉटन में जो गिरावट आई है वो लगभग 12% के आसपास आई है। अभी इसका मौजूदा भाव 44,550 के आसपास है करंट मंथ का। तो मेरे को लगता है 44,000 के आसपास इसमें टेक्निकली एक डबल बॉटम पैटर्न बनता हुआ मेरे को दिख रहा है। इसने रिसेंट 2 जून को भी लगभग 44,000 के आसपास का एक लो बनाया था। तो मुझे लगता है कि प्राइस अगर 44,000 के आसपास आते हैं तो ट्रेडर्स को इसमें 43,400 रुपए की स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। मेरे को लगता है हफ्ते भर में प्राइस के 45,500 से लेकर 46,000 तक वापस टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कॉटन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये कॉटन की पूरी कहानी है और आगे का क्या आउटलुक है ये आपको हमने बताया है। लेकिन अब हम आते हैं
कि आज शाम के लिए आपके लिए कहाँ पर ट्रेड करने का मौका बनेगा। और इस वक्त गोल्ड में करीब ₹250 की नरमी है। क्रूड का मार्केट शुरुआती दौर के मुकाबले रिकवर हुआ है और अब महज ₹11 की नरमी रह गई है कच्चे तेल में। इसके अलावा चांदी का मार्केट भी आज 60,000 के नीचे आया है। तो अब जरा आप बताइए मनोज जी कि आज शाम के लिए बुलियन मार्केट में, गोल्ड में और सिल्वर में ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? नमस्कार मृत्युंजय जी, मेरा मानना है कि सोने और चांदी दोनों में से यहाँ जो प्रेफरेंस रहेगा वो सोने को रहेगा। सोना अभी दायरे में है लेकिन लोअर लेवल्स पर यहाँ पे सपोर्ट जो है वो इंटेक्ट है। जिस तरह से जो ग्लोबल जो रिसेशन की बातें आ रही है और जो ग्लोबल ग्रोथ घट के जो अनुमान आ रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं सोने के लिए पॉजिटिव है। दूसरा, रुपी में जो वीकनेस है वहां से भी सपोर्ट जो है सोने को मिलता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ 50,600 के स्तर जो है वो बाइंग के लिहाज से अच्छे होंगे शाम के सत्र में। वर्तमान लेवल से लगभग ₹101 का गिरावट आए तो बिल्कुल यहाँ बाइंग करके चलना चाहिए। ऊपर में फिर एक बार 50,900 950 तक के लक्ष्य रख सकते हैं। 50,400 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है, आपका व्यू खरे जी, आपका टेक्निकल चार्ट बिल्कुल आज शाम के कारोबार के लिहाज से क्या कहता है? जी मतलब जो मेरे को लगता है इंट्राडे के लिए आज ट्रेडर्स को 50,700 के आसपास, जो कि इसका मौजूदा भाव है, लगभग वहां पे खरीदारी करनी चाहिए। क्योंकि मेरे को लगता है चार्ट में एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो रहा है 50,700 50,600 की रेंज में। स्टॉप लॉस इंट्राडे का रहेगा 50,500 के नीचे। मेरे को लगता है इवनिंग सेशन तक, रात तक इसमें 51,000 के भाव वापस देखने को मिलेंगे। ठीक है, ओके, ये बात हो गई गोल्ड की। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। और पहला सवाल है राजकुमार का, राजकोट से जुड़ रहे हैं। पूछिए राजकुमार जी। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर मुझे ये जानना है, निकल में ट्रेडिंग कब से चालू होगी? क्या आज सिल्वर 62,000 तक जा सकता है? नहीं, निकल में ट्रेडिंग कब से चालू होगी, इससे क्या मतलब है आपका? सर क्योंकि उसमें प्राइस सही नहीं दिखाता है। प्राइस हाँ नहीं, लेकिन आज लेकिन एक्शन है। आज आप देखिए करीब करीब 5% गिरे हैं निकल के दाम और 2100 के नीचे ट्रेड हो रहा है। बताइए अमित जी, क्या व्यू आपका निकल पे? मेरे को लगता है मित्र भाई, निकल का जो केस हुआ था अभी पिछले 1.5-2 महीने पहले, तो उससे इसके वॉल्यूम्स में बहुत ज्यादा गिरावट आई है। अभी ट्रेडर्स जो है निकल में ट्रेड करना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो मेरा व्यू उनके लिए ये रहेगा कि निकल की ट्रेडिंग से अभी कुछ समय के लिए दूर है, क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत ही कम है इसमें। अगर ट्रेड ये कोई बनाते हैं तो बायर सेलर में इतना ज्यादा डिफरेंस रहेगा कि इनका ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं होगा। जी ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल कुमार। पूछिए अनिल जी। सर मैं ये जानना चाह रहा था, जो मैंने 9,000 का कॉल लिया था, 500 रुपये लिया था। अच्छा, तो ठीक है, 9,000 की कॉल आपने ली थी। मनोज जी, क्या सुझाव आपका इनके लिए क्रूड में, ऑप्शन में? क्रूड ऑयल में मेरा मानना है कि 8,400-500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। उस जोन के आसपास आवे तो एक बार कॉल में से एग्जिट लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेंथ दिखती नहीं है। और जिस तरह से यहाँ पे गैसोलाइन पे जो टैक्स का रिबेट मिला है 3 महीने के लिए, वो भी कीमतों के लिए नेगेटिव है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे 8,500 के ऊपर अभी कीमतें जाती हुई नहीं दिखेगी। वो लेवल के आसपास आए तो एक बार कॉल की पोजीशन से एग्जिट लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं जगदीश। पूछिए जगदीश जी। जगदीश जी, आप सुन पा रहे हैं? लगता है उन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है। ओके, क्रूड पर ये भी पूछना चाह रहे थे। अच्छा, क्रूड में मनोज जी आप बताइए कि बहुत तेज़ गिरावट आई है और गिरावट के पीछे की वजह यह है कि एक तो डिमांड घटने की आशंका लगातार बनी हुई है और इनफैक्ट बढ़ रही है। जिस तरह से मंदी की बात हो रही है उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने गैसोलीन पर 3 महीने के लिए टैक्स हटा दिया है, उससे भी मार्केट दबाव में आया। तो क्या अभी दबाव में ही रहेगा या आपको लगता है कि गिरावट अब यहाँ पर पूरी हो गई है? नहीं, अभी यहाँ और भी दबाव जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूएस में उत्पादन में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कल जो एपीआई की जो रिपोर्ट आई थी अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की, उसमें भी हमने देखा कि जो इन्वेंट्री है वहाँ पे 56 लाख बैरल की जो है बढ़त देखने को मिली थी। दूसरा, यहाँ पे जिस तरह से ग्लोबल रिसेशन की चर्चाएं हो रही है तो वो भी
कहीं ना कहीं आने वाले समय में डिमांड को डिस्ट्रक्ट करती हुई नजर आएगी। तो 8,380 के स्तर पे यहाँ पे जो है बिकवाली की रणनीति बना के चल सकते हैं। 8,500 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में फिर कीमतें एक बार 8,200 220 तक के स्तर जो है वो दिखा सकती है। थोड़ी सी अगर लंबी अवधि की बात करें तो हमारा मानना है कि WTI की कीमतें फिर एक बार इंटरनेशनल मार्केट में $100 तक के जो लेवल्स है वो टेस्ट कर सकती है। तो यहाँ MCX पे भी जो है अगर 15 दिन से 1 महीने का व्यू लेकर के चलें तो 7,800 7,700 तक के स्तर जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो अभी ट्रेंड यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव जो है होता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे सेल ऑन राइस की जो रणनीति है वो बना के चल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं प्रियवर्त, पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। गवार का और करना है इसका जी, सरसों का पूछना है। 7,000 साहब पूछो इनसे कब तक हो जाएगा। ग्वार पर ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। इनफैक्ट अब देखिए कि ग्वार में जब भी तेज़ी की बात होती है उसके बाद दाम गिरने लगते हैं। बताइए खरे जी, ग्वार पर आपकी राय मतलब खरी क्यों नहीं हो पा रही है? मतलब देखिए आप बहुत तेज़ी से दाम नीचे आ गए हैं। जी मिथुन भाई, हमने देखा कि ग्वार की कीमतों में लगभग 6,700 6,800 के भाव से लगातार गिरावट देखने को मिली है। इसमें मेन अभी की जो गिरावट का वो मेन कारण है वो मौसम को लेके चल रहे हैं, क्योंकि मौसम अभी देखा कि राजस्थान में थोड़ा सा बारिश हुई, उसके चलते एक अनुमान ऐसा लगाया गया कि इस बार थोड़ा सा फसल हो सकता है, बुआई ज्यादा हो और फसल उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज्यादा हो। बट अगर लेवल्स की मैं अगर बात करूं तो मेरे को नहीं लगता है 5400-5500 का एक जो भाव है ये बहुत ही अट्रैक्टिव है ट्रेडर्स के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। फ्रेश ट्रेड इनको 5530 रुपए के ऊपर खरीदारी का लेके चलना चाहिए, जिसके लिए स्टॉप लॉस 5412 रुपए के नीचे का रहेगा। मेरे को लगता है हफ्ते 2 हफ्ते में अभी शॉर्ट टर्म में प्राइस 5700 5750 तक के आ सकते हैं। और अगर इनका थोड़ा सा लॉन्ग व्यू रहेगा तो ये मेरे को लगता है 6200 से लेके 6400 के भाव भी इनको अगस्त सितंबर के मंथ में देखने को मिलेंगे जी। अच्छा, और मस्टर्ड में, सरसों में खरे जी? सरसों में, हाँ, सरसों का भाव अभी देखिए फिजिकल मार्केट में ही है ट्रेड, क्योंकि NCDEX ने सितंबर अक्टूबर में सरसों का कॉन्ट्रैक्ट हटा दिया था। अभी जो सरसों के भाव मैंने यहाँ पे लिए हैं वो लगभग 6200-6300 के आसपास फिजिकल के भाव है। मेरे को लगता है अगर सितंबर अक्टूबर तक का ये व्यू लेके चलें, जो कि एक अच्छा सीजन होता है, डिमांड उस टाइम पे काफी अच्छी होती है सरसों में, तो इनको वापस फिर से 7500 से 7700 तक के भाव इनको देखने को मिल सकते हैं। अगर ये 2 से 3 महीने होल्ड करते हैं तो 75-77 तक के भाव इनको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये राय सरसों और ग्वार के ऊपर है आपकी कि यहाँ पर आपको अभी करना क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मेटल मार्केट की बात करते हैं। मेटल में भी बहुत तेज़ गिरावट, निकल की बात अभी हमने ऑलरेडी की। कॉपर का मार्केट देखिए करीब 2% नीचे है, LME पर 16 महीने के निचले स्तर पर है कॉपर। और मेटल के लिए तो चिंता और बढ़ रही है। चाइना से डिमांड घटने की आशंका थी ही, अब अमेरिका से भी डिमांड घटने की आशंका बढ़ रही है, ब्याज दरें बढ़ रही हैं, डॉलर मजबूत हो रहा है। सारे फैक्टर मेटल के लिए इस वक्त निगेटिव हो गए हैं और यही वजह है कि दाम लगातार गिर रहे हैं, लुढ़क रहे हैं। तो बताइए मनोज जी, मेटल में कहां पर दांव? मेटल में अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, अगर इंट्राडे की, तो मेरा मानना है कि कॉपर में जो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है वो एकदम सपोर्ट लेवल पे ट्रेड हो रहा है और LME पे भी 8,500 जो डॉलर प्रति मेट्रिक टन है वो एक सपोर्ट लेवल है। तो इंट्राडे के लिए 718 के स्तर पे बाइंग कर सकते हैं 711 के स्टॉप लॉस से, ऊपर में 730 तक का लक्ष्य रख सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ी लंबी अवधि की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है, स्पेशली कॉपर और एल्यूमिनियम का, क्योंकि कच्चे तेल में भी गिरावट देखने को मिल रही है, तो उससे एल्यूमिनियम पे नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और जो जिस तरह से एग्रेसिव ब्याज दरों में बढ़ोतरी की बातें आ रही है और जो ग्लोबल रिसेशन की बातें आ रही है, तो वो यहाँ पे नेगेटिव है। तो पोजिशनल ट्रेडर यहाँ 730-35 की रेंज में अगर कॉपर मिले तो बिकवाली कर सकते हैं। ऊपर में 750 का एक स्टॉप लॉस रखें। अगर 1 से 2 महीने का यहाँ व्यू लेकर के चलेंगे तो 690-700 तक के स्तर भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर अनिल जैन हैं, जैन साहब जुड़ रहे हैं, पूछिए अनिल जी। अनिल जी, आपको आवाज आ रही है? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन सोयाबीन के ऊपर पूछना चाह रहे थे। हाँ सर मैं हेलो। हाँ जी बोलें। हाँ सर मैं विशाल जाट बोल रहा हूँ, इंदौर MP सर। अच्छा बोलिए। हाँ सर, मेरा सवाल ये था कि सोयाबीन और लहसुन पर राय लेनी थी मेरे को। सर इसका मार्केट अभी जो देख रहे हैं अपन, ये बहुत नीचे जा रहा है, क्या फ्यूचर में इसका आगे बढ़ेगा? बताइए खरे जी, क्या होगा सोयाबीन में आगे? सोयाबीन के लिए भी मतलब मैं ये बोलूंगा कि इनको सितंबर अक्टूबर तक का वेट करना चाहिए।
अभी भाव सभी एग्री कमोडिटी प्राइस पे हम ऐसा देख रहे हैं। मेरे को लगता है अगस्त सितंबर अक्टूबर ये ऐसे मंथ हो सकते हैं एग्री के लिए, जो कि एक टर्न अराउंड पॉइंट रहेंगे। तो अगर ये सितंबर अक्टूबर तक होल्ड कर सकते हैं तो इनको मौजूदा भाव से 15 से 20% की तेजी सोयाबीन की कीमतों में देखने को मिलेगी। ठीक बात, इस पर आप नज़र रखिए। और हालांकि फ्यूचर में अभी ट्रेड तो है नहीं, लेकिन हाँ स्पॉट मार्केट का पूरा हाल अभी अमित जी ने आपको बताया। अच्छा मनोज जी, आप ज़रा बताइए कि अभी कैस्टर का मार्केट कैसा है, मतलब वहाँ पर कोई ट्रेड बन रहा है क्या? एग्री कमोडिटी की अगर बात करें मृत्युंजय जी, तो कैस्टर सीड ही एक मजबूत कमोडिटी है जो स्ट्रांगली खड़ी है पूरे मार्केट में। और हम देख रहे हैं कि जो लोअर लेवल्स है वहां पे बार बार जो है कीमतों में सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं। 7100 यहाँ पे अच्छे सपोर्ट है। हालांकि ऊपर हम देख रहे हैं कि 7400 450 पर रेजिस्टेंस भी है, तो एक दायरे में है, लेकिन लोअर लेवल्स पर यहाँ सपोर्ट है। तो यहाँ जब भी कीमतें 7100 से 150 की रेंज में आए बाइंग कर सकते हैं। ऊपर में 7400 450 तक के लक्ष्य के लिए 7450 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो वहां पे एक बार लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली करते हैं। ठीक है, धर्मेंद्र हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त महाराष्ट्र से। पूछिए धर्मेंद्र। सर हमने क्रूड ऑयल बाई किया है। किस भाव पर? $108 पे। 108 पे? हाँ। ओके, आपने कहाँ बाई किया, मतलब $108 पे? ये हमारे 8350 के आसपास। अच्छा, 8350 के आसपास। ठीक है, अभी मार्केट है 8308 पे। तो क्या इनको बने रहना चाहिए खरे जी, या निकल जाना चाहिए? मेरे को लगता है मृत्युंजय भाई, क्रूड ऑयल में ये अभी 1-2 दिन तक इनको वेट करना चाहिए। प्राइस लगभग 8450 से लेके 8500 की रेंज में, जैसा कि कल भी आए थे, तो अगर 8450 से 8500 की रेंज में ये 1-2 दिन में वापस रिटेस्ट करने प्राइस आएगा, वहां पे ये अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप कर सकते हैं। ठीक है, शिवम है नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ। पूछिए शिवम। शिवम आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी। पूछिए। सर ये चांदी में 58,000 का लेवल कब तक आ जाएगा? 58,000, 60 के नीचे तो है ही अभी। मनोज जी, क्या 58 तक जाने की संभावना आपको दिख रही है चांदी की? इतनी बड़ी गिरावट की गुंजाइश नहीं है मृत्युंजय जी। हम देख रहे हैं कि $20.8 जो है वो कॉमेक्स पे अच्छा सपोर्ट है। और अगर हम भारतीय बाजारों की बात करें तो 59,000 59,200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो वो लेवल के आसपास अगर कभी कीमतें आती है तो शॉर्ट की पोजीशन से एग्जिट ले लेना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने लोअर लेवल से एक अच्छी जो है रिकवरी आते हुए देखी थी और कीमतें 62,000 के भी ऊपर निकली थी। तो 59,200 काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेगा। वो लेवल के आसपास जो है शॉर्ट की पोजीशन से एग्जिट लेना बेहतर रहेगा। सतीश है, अच्छा जगदीश जुड़ रहे हैं इस वक्त गुजरात से। पूछिए जगदीश जी। प्रतिम जी नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। 8,300 का कॉल लिया है मालिक आज। अच्छा, 8,300 की कॉल। हाँ, 375 पे लिया है। 500 रुपया होगा कि नहीं होगा आज? बताइए खरे जी, होगा कि नहीं? जी आज ही हमने अपने यहाँ पे 8100 की कॉल मॉर्निंग में बाय कराया था, जब क्रूड लगभग 8150 के आसपास था। 500 का प्राइस मेरे को लगता है आज नहीं तो कल इनका ये 500 के आसपास का भाव आ जाएगा। तो इनको 399 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहना चाहिए। आज या कल ये 500 का भाव लगभग बेस्ट कर सकता है। ठीक है खरे जी, आपसे फिर मिलेंगे कल। अगर नहीं 500 रुपये गया तो खरे जी फिर मिलेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, ये बात ठीक है, खरे जी बहुत सटीक एनालिसिस करते हैं, अच्छी पकड़ रखते हैं टेक्निकल चार्ट पे, तो बहुत सोच समझ कर आपको कॉल देते हैं। इसको आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया खरे जी आपका और मनोज जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कहाँ पर ट्रेड के मौके बनेंगे।